नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 संचयन भाग 2 का पाठ टोपी शुक्ला, जिनके लेखक राही मासूम रजा जी हैं, इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूं और साथ साथ एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर भी मैं पढ़ाऊंगी। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और बच्चों, क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ और व्याकरण भी बहुत आसान तरीके से मैं बताई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को टोपी शुक्ला का सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। प्रख्यात कथाकार राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास टोपी शुक्ला में से प्रस्तुत पाठ के अंश लिए गए हैं। इसमें टोपी शुक्ला नामक पात्र के बचपन का वर्णन है। बचपन में जब टोपी शुक्ला चौथे दर्जे की पढ़ाई कर रहा था तो उसकी मुलाकात इफ्फन से हुई। अब इस पाठ में यह बताया जा रहा है कि इफ्फन व टोपी की दोस्ती किस तरह हुई। तो इसमें लेखक बताते हैं कि बचपन में जब टोपी शुक्ला चौथे दर्जे मतलब चौथी क्लास की पढ़ाई कर रहा था तब उसकी मुलाकात इफ्फन से हुई। टोपी की यह पहली दोस्ती थी। दोनों में इतनी गहरी मित्रता हुई कि टोपी अक्सर इफ्फन के घर चला जाता था। इफ्फन की दादी उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। वह हमेशा उसकी दादी के पास बैठकर उससे कहानी सुनता था। कौन सुनता था? टोपी सुनता था, इफ्फन की दादी से कहानी सुनता था। अब इफ्फन के परिवार के बारे में बताया जा रहा है। इफ्फन के परिवार में उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और उसकी छोटी बहन थी। अब इसमें बताया जा रहा है कि इफ्फन के परिवार में कितने लोग थे। तो इसमें जान गए होंगे बच्चों कि इफ्फन के परिवार में कौन कौन थे। उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और उसकी छोटी बहन थी। उसके दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी धार्मिक व्यक्ति होते हैं, तो कुरान आदि के बारे में उनको पूरी जानकारी होती थी। तो उनके परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ्फन के अब्बू कलेक्टर थे, मतलब इफ्फन के पापा जो थे वे कलेक्टर थे। परिवार समृद्ध था, बहुत ही सुखी संपन्न परिवार था, धनी परिवार था। सारे परिवार में इफ्फन को अपनी दादी अच्छी लगती थी। वह हमेशा उसे कहानियां सुनाया करती थी और इफ्फन को अपनी दादी इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि हमेशा इफ्फन को कुछ न कुछ कहानियां सुनाया करती थी। अब इस पाठ में आगे आपको दिखाया जा रहा है कि इफ्फन की दादी कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था। तो इसमें यह बताया गया है कि इफ्फन की दादी पूरब की रहने वाली थी। ब्याह कर मतलब शादी करके लखनऊ आई तो उसे कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा। अब इफ्फन की दादी जो है पूरब की रहने वाली थी और जब शादी करके आई तो उन्हें बहुत तरह की असुविधाओं मतलब बहुत तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। इफ्फन के दादा मौलवी थे। घर में अनेक तरह के बंधन थे, मतलब यह काम नहीं करना है, वह काम नहीं करना है, बहुत तरह के बंधन थे। दादी एक जमींदार की बेटी थी जिसके पास बहुत सारे जमीन होते हैं। तो दादी जो थी एक जमींदार की बेटी थी। भरे पूरे घर में से आई थी, मतलब बहुत ही धनी परिवार से उनकी दादी आई थी। खूब घी दूध खाया पिया था, मगर लखनऊ आकर तो वह इन चीजों के लिए तरस गई। पर जब उनकी शादी हुई और लखनऊ आ गई तो उनको यह सब चीज नहीं मिल पाया। दूध, घी, सब मक्खन आदि उनको नहीं मिल पाया। शादी ब्याह में गाने बजाने का उनको बहुत शौक था, मगर मौलवी के घर में इन बातों की मना थी। तो वे तरस जाती थी क्योंकि मौलवी लोगों के घर में गाने बजाना नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों की उनके मन में कमी महसूस होती थी। दादी हमेशा पूर्वी बोली बोलती थी। इफ्फन के अबू चाहते थे कि इफ्फन यह गमारू बोली ना बोले, मगर इफ्फन था कि उसे दादी की बोली में ही मजा आता था क्योंकि दादी उनको बहुत पसंद थी और दादी की बोली ही इफ्फन बोलता रहता था। दादी की यही बोली उसके दोस्त टोपी को बड़ी अच्छी लगती थी और जो दादी बोलती थी
जो बोली पूरब की बोली वह टोपी को इफ़न की दादी का जो बोलती थी वह इफ़न को बहुत ही पसंद आता था। इसी बोली के कारण टोपी के घर में हंगामा हो गया। अब एक दिन क्या हो गया, यही बोली के कारण टोपी के घर में एक दिन लड़ाई झगड़े हो गया। टोपी शुक्ला का परिवार, यह तो आप इफ़न का परिवार के बारे में और इफ़न की दादी के बारे में आप जान गए। और यहाँ बच्चों दिया गया है टोपी शुक्ला का परिवार कैसा था। तो बलभद्र नारायण शुक्ला, टोपी का पूरा नाम क्या था, बलभद्र नारायण शुक्ला था। और उसके परिवार में भी कौन कौन थी, दादी, माता पिता और 2 भाई थे। पिता का व्यवसाय अच्छा था, हिंदू परिवार था। टोपी ने एक दिन जब इफ़न के घर से सीखा हुआ अम्मी शब्द कहा तो घर में तूफान आ गया। एक दिन क्या हुआ, टोपी डाइनिंग टेबल के ऊपर सब लोग मिलकर खाना, डाइनिंग टेबल के पास बैठकर सारे लोग खाना खा रहे थे। एक दिन अचानक टोपी अपनी माँ को अम्मी कहकर बुलाया और जैसे ही अम्मी शब्द सुना, उनकी दादी और उनकी मम्मी जो थी वे लोग काफी उनकी पिटाई करने लगे। उसे बहुत डांटा गया। टोपी की दादी सुभद्रा देवी बड़ी कड़क मिजाज की थी, बहुत ही कड़क स्वभाव की थी। वह टोपी को कतई अच्छी नहीं लगती थी और यही कारण था कि टोपी को अपनी दादी पसंद नहीं आती थी। अक्सर घर में टोपी शुक्ला पर डांट पड़ती रहती थी। अक्सर जब देखो तो टोपी को कोई न कोई डांटते रहते थे। बड़े भाई मुन्नी बाबू झूठी शिकायत करके उसे पिटवाते थे और छोटा भाई भैरव उसकी कांपियां फाड़ डालता था। अब टोपी की पिटाई, मुन्नी बाबू ने घर में बताया कि टोपी कबाब खा रहा था तो टोपी की अम्मी ने उसे बहुत पीटा। वास्तव में मुन्नी बाबू ही बुरे थे। क्या हुआ, मुन्नी बाबू घर में बता दिया कि टोपी कबाब खा रहा था। कबाब हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो टोपी के घर हिंदू परिवार के ये लोग थे तो कबाब को ये लोग, कबाब क्योंकि गोश्त से बनता है इसलिए इन लोगों के घर में यह सब नहीं बनता था। अब वास्तव में क्या था, मुन्नी बाबू ही कबाब खाया था, लेकिन झूठ मूठ से वह उन लोगों ने मुन्नी बाबू ने क्या किया, टोपी के ऊपर यह इल्जाम लगा दिया। मगर वह बच्चा था, उसे झूठ बोलना आता नहीं था और वह जो है अपना भाई का इज्जत बचाया। मुन्नी बाबू के बारे में अपनी दादी और मम्मी से टोपी नहीं बताया कि यही कबाब खाए हैं। मगर टोपी ने कभी शिकायत नहीं की। टोपी अपने भाई की शिकायत नहीं की। उसका सारा गम इफ़न के साथ ही बांटता था और जो भी उसको दुख तकलीफ होती थी, घर में क्या परेशानी होती थी, सारी परेशानी को इफ़न के साथ टोपी बांटता रहता था, बताता रहता था। दोनों दोस्त अक्सर अपने सुख दुख साझा लिया करते थे और दोनों दोस्त इफ़न और टोपी जब मिलते थे तो कोई भी दुख गम जो भी होता था, सुख दुख की कहानियां एक दूसरे को बोलकर दोनों अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते रहते थे। अब आगे बता रहे हैं कि इफ़न की दादी का देहांत। अब अचानक से क्या होता है, इफ़न की दादी का देहांत हो जाता है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। टोपी को अपनी दादी से कोई लगाव नहीं था, वह तो इफ़न की दादी को बहुत चाहता था। जब इफ़न की दादी का देहांत हुआ तो वह बहुत उदास हुआ। अचानक क्या हुआ, इफ़न और टोपी दोनों में बातचीत हो रही थी कि घर से कोई नौकर या कोई आकर कह दिया कि इफ़न की दादी का देहांत हो गया है। तो इफ़न तो घर चला गया और टोपी यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, वह बहुत रोया। उसने इफ़न से कहा कि तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई। उस दिन दोनों दोस्त खूब रोए। टोपी का अकेलापन, अब क्या होता है, टोपी का अकेलापन हो जाता है। एक दिन क्या हुआ, इफ़न के पिता का तबादला हो गया, मतलब अचानक एक दिन इफ़न के पिता का बदली हो जाता है, यानी ट्रांसफर दूसरे जगह हो जाता है। इफ़न के जाने के बाद टोपी शुक्ला इतना अकेला हो गया कि हमेशा उदास रहने लगा, क्योंकि कुछ भी गम होता था, दुख सुख की बातें दोनों दोस्त मिलकर बांटते रहते थे। लेकिन अचानक इफ़न के पिता का तबादला होने से, बदली होने से क्या हुआ, टोपी के ऊपर तो मानो दुख का पहाड़ ही गिर गया। वह बहुत ही अकेला हो गया, उदास भी हो गया, उसका दिल कहीं भी नहीं लगता था। अब आगे बता रहे हैं कि टोपी को कुत्ते ने काटा।
टोपी को इरफान के घर जाने की इतनी आदत थी कि एक दिन वह उसी सरकारी बंगले में जा पहुंचा। एक दिन क्या हुआ, जब इरफान का ट्रांसफर हो गया उनके पिता का, तो वहां हमेशा टोपी जाया करता था, इसलिए उस टोपी को उस जगह से लगाव भी हो गया था। तो टोपी सोचा कि चलो मन बहलाने के लिए जहाँ पर इरफान रहता था वहां गया। लेकिन क्या हुआ, टोपी को इरफान के घर जाने की इतनी आदत थी कि एक दिन वह सरकारी बंगले में जा पहुंचा जहां दूसरे कलेक्टर का परिवार आकर रहने लगा। क्योंकि इरफान का जो पापा थे वो कलेक्टर थे, उनका तबादला हो गया, तो दूसरा कलेक्टर वहां आने लगा। तो नए कलेक्टरों के 3 लड़कों ने टोपी को घास नहीं डाली। नए कलेक्टर के 3 लड़के थे, लेकिन कोई भी टोपी से बात नहीं किया। जब टोपी वहां पहुंचा तो तीनों बच्चे उससे बात भी नहीं किया। उल्टे एक लड़के ने क्या किया, टोपी को अपने कुत्ते से कटवा दिया। टोपी को पेट में 7 सुइयां लगानी पड़ी, क्योंकि जब कुत्ता काटता है तो 7 सुइयां पेट में उस जमाने में लगाई जाती थी। अभी तो पेट में सुई नहीं लगता है, अभी तो बाह में या कमर में ही इंजेक्शन लग जाता है, लेकिन उस समय पेट में सुइयां लगाई जाती थी कुत्ते के काटने पर। अब क्या हुआ, घर की नौकरानी से लगाओ। अब घर बाहर सभी से उदास टोपी घर की नौकरानी भली लगती थी। और इरफान के घर जो एक नौकरानी रहती थी, वह बूढ़ी हमेशा टोपी के दुख दर्द को समझती थी, इसलिए वह अक्सर टोपी को समझाती और प्यार करने लगती थी, क्योंकि उसको महसूस हो रहा था कि टोपी का जो दोस्त इरफान है वह यहाँ से चला गया है। तो टोपी से बहुत ही प्यार करती थी, उसको समझाती थी, तो टोपी को अच्छा लगता था। टोपी भी उसके आंचल की छांव में अपने सब दर्द को भूल जाता था। यानी इरफान की जब याद आती थी तो नौकरानी जो नौकरानी पहले इरफान के घर काम करती थी, वही दूसरे कलेक्टर जो आए हैं तो उसके घर भी वही करती है। तो क्या हुआ, नौकरानी तो दुख दर्द जानती थी, तो कम से कम इतना भी होता था टोपी को कि इरफान के जाने के बाद कम से कम नौकरानी को देखकर वह अपना याद ताजा कर लेता था इरफान के बारे में सोच कर। तो उसको हमेशा प्यार करती थी नौकरानी। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। अब टोपी शुक्ला 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक बार घर के कामों की वजह से उन्हें घर में तरह तरह के काम दिया जाता था और पढ़ने के लिए उसे टाइम भी नहीं था। और दूसरे साल क्या हुआ, उसे जोर से बुखार आ गई, टाइफाइड हो गया। तीसरे वर्ष भी जब पास हुआ तो 3rd डिवीजन से पास हुआ। घर में सभी उसको मजाक उड़ाते थे। यानी इस पाठ में यह दिखाया गया है कि अगर कोई बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलता है तो वह किस तरह से बच्चे का दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाता है, आगे जीवन उसका ग्रोथ नहीं कर, उसका जीवन का विकास नहीं हो पाता है। तो वही बात टोपी के साथ भी हुआ है। अब घर में भी सभी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह 3rd डिवीजन से पास हुआ है। अब फेल होने पर स्कूली छात्रों का व्यवहार भी उसके प्रति गलत हो गया है। टोपी ने 9वीं तो पास कर ली, मगर 2 वर्ष फेल होने पर तीसरे वर्ष उसी कक्षा में बैठना टोपी के लिए बड़ा कड़वा अनुभव रहता था। मतलब टोपी जो 2 वर्ष फेल हो गया और छोटे बच्चों के साथ बैठता था तो उसको बहुत ही बुरा लगता था। वह अक्सर विद्यार्थियों के मजाक का पात्र बन जाता था और वहाँ जो बच्चे होते थे वो हमेशा टोपी का मजाक उड़ाया करते थे। अध्यापक भी अक्सर उसका उदाहरण देकर उसके दर्द से इजाफा ही करते थे। और टीचर जो होते थे वे भी टोपी के दुख दर्द को नहीं समझते थे, बल्कि वो भी मजाक ही उड़ाते थे। टोपी की उनकी बातों से बड़ा दर्द होता था और टोपी को इन सब बातों से बहुत ही दुख होता था। सारे छात्र उससे उम्र में छोटे थे, अतः कोई उसका दोस्त भी नहीं बनना था जिससे वह अपने दिल की बात कर सकता था। अब तीसरे वर्ष टोपी का परीक्षा परिणाम। तीसरे वर्ष टोपी ने निश्चय किया कि चाहे उसे बुखार हो या कोई और परेशानी आए, उसे पास होना ही है। उसी वर्ष उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। चुनाव मतलब इलेक्शन में खड़े हो गए। उन्हें चुनाव में तो सफलता नहीं मिली, मगर टोपी के लिए घर का वातावरण पढ़ने लायक नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है, जब कोई इलेक्शन में चुनाव में खड़े होते हैं, नेता बनते हैं किसी पार्टी के लिए, तो उनके घर में कोई ना कोई हमेशा आते जाते रहते हैं, तो पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। लेकिन फिर भी टोपी मन में ठान लिया था कि इस बार चाहे जो भी हो वह पास करके ही रहेगा। फिर भी उसने बहुत मेहनत की और 3rd डिवीजन से पास हो गया।
तो आप बच्चों देखें इसमें कि किस तरह टोपी का जीवन बीता है। इफ़न और टोपी में कितनी दोस्ती थी। दोस्ती के बाद फिर इफ़न के पिता का ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद उनको किस तरह का दुख उठाना पड़ता है, उदासी भरी जीवन जीना पड़ता है। परिवार में भी कोई उसका साथ नहीं देता है, फिर भी वह मेहनत करके 3rd डिवीज़न से पास कर जाता है। तो यह था टोपी शुक्ला का सारांश। और अभी मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? उत्तर, इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफ़न के साथ हुई। दोस्ती भी ऐसी ही थी कि दोनों एक दूसरे का दर्द समझते थे। टोपी का इफ़न के साथ इतना गहरा रिश्ता था कि इफ़न के जाने के बाद टोपी शुक्ला सदा उदास रहता था, बहुत ही उदास रहने लगा था। इफ़न के घर से टोपी को जो संस्कार मिले उसे वह कभी नहीं भुला पाया। दूसरा प्रश्न, इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? उत्तर, इफ़न की दादी एक जमींदार की बेटी थी। उस घर में उसे हर तरह की आज़ादी थी। घर में घी दही की कमी नहीं थी। लखनऊ में उसे यह सब नसीब नहीं होता था। यहाँ उसे मौलवीन बनकर रहना पड़ता था। अपनी बोली पर भी नियंत्रण करना पड़ता था। इन्हीं सब कारणों से वह पीहर जाना चाहती थी। पीहर मतलब पिता के घर। तीसरा प्रश्न, इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? उत्तर, दादा मौलवी थे, घर में गाना बजाना नहीं होता था। यही कारण था कि दादी अपने बेटे की शादी में गाना बजाने की इच्छा पूरी न कर सकी। चौथा प्रश्न, अम्मी शब्द पर टोपी के घरवाले की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, टोपी शुक्ला ने इफ़न के घर में माँ को अम्मी कहना सीखा। अम्मी शब्द उसे अच्छा लगा। एक दिन खाने की मेज पर उसने माँ को अम्मी कह दिया तो सभी के हाथ रुक गए। पता चलने पर उस पर दबाव डाला गया। फिर वह इफ़न के घर न जाए और उसको काफी उसके साथ मारपीट भी किया गया। टोपी के मना करने पर भी उसकी पिटाई की गई। पांचवा प्रश्न, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? उत्तर, टोपी के जीवन में 10 अक्टूबर सन 45 का दिन खास महत्व रखता है। इसी दिन उसका सबसे प्यारा दोस्त उससे बिछड़ गया था। इफ़न के पिता की बदली हो गई थी और वे सपरिवार मुरादाबाद चले गए थे। परिणाम स्वरूप टोपी अकेला और उदास हो गया था। छठा प्रश्न, टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही? उत्तर, टोपी को अपनी दादी कतई अच्छी नहीं लगती थी। वह हमेशा उसे डांटती रहती थी, कभी प्यार नहीं करती थी। उसे इफ़न की दादी बहुत अच्छी लगती थी। वह उसे प्यार करती थी, कहानियां सुनाती थी। उसकी बोली टोपी को बहुत ही अच्छी लगती थी। वह अक्सर उसके पास आकर अपनापन पाता था। इसलिए उसने इफ़न से दादी बदलने की बात कही। सातवां प्रश्न है, पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था अथवा इफ़न को अपनी दादी से ज्यादा प्यार क्यों था? उत्तर, पूरे घर में एक दादी ही थी जो इफ़न को बेहद प्यार करती थी। उसने कभी इफ़न को डांटा नहीं था। वह उसे रात को अनेक प्राचीन मतलब पुरानी कहानियां सुनाती थी। उसे दादी की बोली अच्छी लगती थी। उसे अब्बू अम्मी व बाजी सभी डांट देते थे, मगर दादी से उसे हमेशा प्यार ही मिला। यही कारण था कि उसे दादी से विशेष स्नेह था। आठवां प्रश्न, इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? उत्तर, इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा लगा क्योंकि उस घर में दादी के अलावा कोई नहीं था जो उसका दर्द समझ सकता। इफ़न की दादी भी अपने भरे घर में अपने को अकेला समझती थी। उधर टोपी भी अपने घर में अकेलापन महसूस करता था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे का एकांत समाप्त कर दिया। टोपी को उसका नाम तक मालूम नहीं था, कभी उसके हाथ से कुछ खाया पिया नहीं, मगर दोनों में एक अटूट संबंध था। यही कारण था कि टोपी को दादी के देहांत के बाद इफ़न का घर खाली सा लगा। 9वां प्रश्न है, टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे पर एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। उत्तर, टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग जाति और मजहब के थे मगर दोनों अटूट रिश्ते में बंधे थे।
प्यार का बंधन किसी जाति और धर्म को नहीं मानता। जब दिल से दिल मिलता है तो जाति और धर्म बेमानी हो जाते हैं। दादी ने टोपी के दिल को पहचाना और टोपी ने दादी के प्यार को माना। इस प्रकार दोनों में एक पाक साफ रिश्ता बना। इफ्फन की दादी के आंचल में टोपी अपना अकेलापन भूल जाता था। दादी को भी टोपी के साथ अपनेपन का एहसास होता था। 10वां प्रश्न है, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए। क का जहीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? ख का एक ही कक्षा में दो बार बैठने से टोपी को किन भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ग का टोपी की भावात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। तो क का उत्तर है, टोपी होशियार होने के बाद भी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। इसके 2 कारण थे। पहले साल तो वह पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर के सदस्य उससे अपने अपने काम करवाते थे। छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियां फाड़ देता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया और वह पढ़ नहीं पाया। ख का एक ही कक्षा में 2 बार बैठने पर टोपी को अनेक भावनात्मक परेशानियां उठानी पड़ी, यानी तरह तरह के लोग उन्हें ताना देते थे, यह सब परेशानियां उठानी पड़ी। कक्षा में कोई उसका दोस्त न बन सका जिसके साथ वह अपने दिल की बात कर सकता। मास्टर जी बात बात पर दूसरे छात्रों को उसका उदाहरण देते थे। कक्षा के दूसरे छात्र उसका उपहास करते थे, मतलब मजाक उड़ाते थे। मास्टर जी जब उसका मजाक उड़ाते तो कक्षा के छात्र हंसते थे। वह इतना शर्माता था कि उसकी गर्दन ऊपर न उठती थी। ग का टोपी को जिस तरह की भावात्मक परेशानियां उठानी पड़ी, यानी दूसरे का छीटा कसी मजाक सहना पड़ा, उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था की कई कमजोरियां उजागर होती है। किसी भी छात्र का वार्षिक आकलन करते समय उसके पिछले वर्षों के परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी छात्र पिछले वर्षों में अच्छा परिणाम लाता रहा हो और किसी कारणवश इस वर्ष परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न कर पाए तो उसे अनुत्तीर्ण नहीं बल्कि पिछले परिणामों के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया जाए। अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों की भावनात्मक परेशानियों का ध्यान रखें, किसी एक छात्र को मजाक का पात्र न बनाएं। 11 नंबर प्रश्न है, इफ्फन की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? उत्तर, इफ्फन की दादी पूरब में किसी जगह की रहने वाली थी। वह तो ब्याह कर लखनऊ आ गई, मगर विभाजन मतलब जब बंटवारा हुआ देश का तो उस समय उसके मायके के लोग अपना घर छोड़कर पाकिस्तान चले गए। पीछे बचा उसका घर लावारिस हो गया, यानी कोई वहां पर नहीं रहा। अतः वह कस्टोडियन मतलब सरकार के हवाले वह जमीन चला गया, घर चला गया। आगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न, इफ्फन की दादी के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उत्तर, इफ्फन की दादी पूरब की रहने वाली थी। वह जमींदार की बेटी थी, लखनऊ में ब्याह कर आई थी। वह मौलवी की बीवी मौलवीन कहलाई। वह पक्की नवाजी थी, अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा कर आई थी। वह नाच गाने की शौकीन भी थी, पूर्वी बोली बोलती थी, नमाज रोजे की पाबंद थी। वह बड़ी खुश दिल औरत थी। उसका दिल मिला अपने पोते के दोस्त टोपी के साथ। वह उसे प्यार से कहानियां सुनाती थी। इफ्फन को भी घर में किसी से प्रेम था तो दादी के साथ था। इफ्फन की दादी कभी किसी बात के लिए जबरदस्ती नहीं करती थी। टोपी से उसका घनिष्ठ संबंध होते हुए भी कभी उसे खाने पीने को बाध्य नहीं किया। जब उनका देहांत हुआ तो सबसे ज्यादा अकेलापन टोपी ने ही महसूस किया। दूसरा प्रश्न है, स्कूल में किन किन बातों के कारण टोपी को दुख होता था? उत्तर, टोपी शुक्ला 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ। 2 कक्षा पीछे होने के कारण जो उसके दोस्त थे वे उससे आगे निकल गए। उससे छोटे छोटे छात्र उसकी कक्षा में थे। उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। सभी छात्र उसका मजाक उड़ाते थे। इससे टोपी को बड़ा दुख होता था। स्कूल के अध्यापक भी अक्सर कक्षा में ही उसका मजाक उड़ाते थे। वे दूसरे बच्चों को टोपी का उदाहरण देकर कहते थे कि उसकी तरह इसी दर्जे में टिके रहना है क्या? टोपी को बड़ा अपमान महसूस होता था। अध्यापक टोपी की तरफ ध्यान नहीं देते थे। बच्चे उसका उपहास मतलब हंसी उड़ाते थे। वे कहते थे 8वीं कक्षा के छात्रों से दोस्ती कर, क्योंकि अगले वर्ष में भी तुम्हारी कक्षा में आएंगे, यानी उनका मजाक उड़ाया जाता था। इन सब बातों से
टोपी व्याकुल हो उठता था, यानी टोपी बहुत ही दुखी हो जाता था। तीसरा प्रश्न, इत्थन और टोपी दोनों की घरेलू परंपराएं कैसी थी? टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर लिखिए। उत्तर, इत्थन मुस्लिम परिवार का सदस्य था। उसके दादा पक्के मौलवी और कट्टर मुसलमान थे। वे हिंदुस्तान में रहे किंतु उनकी आत्मा करबला में भटकती रही। करबला जो मुस्लिम का तीर्थ स्थान होता है। इत्थन के पिता भी मौलवी थे। हाँ, उसकी दादी पूरब देश की थी। वो अनपढ़ होते हुए भी गाने बजाने और प्रेम प्यार को महत्व देती थी। उसकी बोली बहुत मीठी थी। टोपी का परिवार हिंदू था। उसके पिता डॉक्टर थे। वे नीले तेल वाले के नाम से जाने जाते थे। उनके घर में पश्चिमी रहन सहन का बोलबाला था। टोपी की दादी स्वभाव से सख्त और कर्कश थी। चौथा प्रश्न है, एक ही कक्षा में समझदार छात्र के 2 बार फेल हो जाने से उसकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? टोपी की आप बीती किन जीवन मूल्यों की कमी की ओर संकेत करती है? इस समस्या के सुधार के लिए तर्कसम्मत सुझाव दीजिए। उत्तर, एक ही कक्षा में जब एक समझदार छात्र 2 बार फेल हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही अपमान की बात हो जाती है। अन्य सारे बच्चे उसे अपमान की दृष्टि से देखने लगते हैं। वह मजाक का पात्र बन जाता है। यह स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि हर आदमी स्वयं को दूसरों से बड़ा और समझदार समझता है। स्वयं को बड़ा सिद्ध करने के लिए भी सभी को अपने से एक तुच्छ आदमी की जरूरत होती है। जब भी ऐसा तुच्छ आदमी मिल जाता है तो हमें संतुष्टि हो जाती है। वास्तव में यह हमारे अहंकार की संतुष्टि होती है। इसके लिए हम अपनी इंसानियत को भी मार देते हैं। हमारी इंसानियत कहती है कि गिरे हुए आदमी से सहानुभूति से व्यवहार करो। हम करना भी चाहते हैं। यदि हमारा सगा भाई 2 बार फेल होता तो हम अवश्य उससे सहानुभूति रखते, परंतु पराया होने के कारण हम उससे सहानुभूति रखने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे हमारी इंसानियत में कमी प्रकट होती है। आगे 5वां प्रश्न है, मानवीय रिश्तों का सही आधार क्या होता है? टोपी और इत्थन के संबंधों को ध्यान में रखते हुए बताइए। उत्तर, टोपी और इत्थन सच्चे दोस्त हैं। दोनों के संबंध का आधार है आपसी प्रेम और समझ। जहां तक उसके पारिवारिक प्रभाव का प्रश्न है, इत्थन डिप्टी कलेक्टर का बेटा है, टोपी एक डॉक्टर का, परंतु उन दोनों में यह पारिवारिक अंतर आरे नहीं आता। दूसरा अंतर यह है कि टोपी एक कट्टर हिंदू घर से है जिसमें मुसलमानों के प्रति नफरत है। इत्थन के पुरखों में भी कट्टरता बहुत थी, फिर भी इन दोनों में गहरा प्रेम था। छठा प्रश्न है, आपसी प्रेम में भाषा और बोली की क्या भूमिका हो सकती है? टोपी शुक्ला के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यूं तो प्रेम किसी भी बाहरी चीज का मोहताज नहीं हुआ करता, परंतु भाषा में हृदयों को बांधने की अनोखी शक्ति होती है। इस बात का प्रमाण टोपी शुक्ला और इत्थन की दादी की भाषा से मिलता है। टोपी को इत्थन की दादी की पूर्वी बोली बहुत रसीली लगती थी। दादी भी टोपी की बोली सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। इत्थन के घर के अन्य सदस्य उनकी बोली की हंसी उड़ाते हैं तो भी वह इसी भाषा में बातें करके दिल का हाल बांट लेते हैं। आगे प्रश्न है, पद और हैसियत का गुमान मानवीय संबंधों में बहुत बड़ी बाधा है। टोपी शुक्ला के आधार पर लिखिए। उत्तर, जो लोग अपने पद या हैसियत को बड़ा मानने के गुमान में रहते हैं वे आसानी से मानवीय रिश्ते नहीं बना पाते। इत्थन कलेक्टर का बेटा था किंतु उसमें बड़े बाप का बेटा होने का गुमान नहीं था। उसने कभी टोपी को नीचा नहीं दिखाया, इस कारण दोनों में गहरी मित्रता निभी। दूसरी ओर नए कलेक्टर के तीनों बेटे घमंड से भरे हुए थे। वे टोपी को देखते ही पूछते हैं, तुम्हारा बाप क्या करता है? यानी वह टोपी से दोस्ती तभी करते जबकि उसका पिता हैसियत में उसके पिता के बराबर या अधिक होता। जैसे ही पता चलता है कि वह एक डॉक्टर का बेटा है तो भी उनकी ऐंठ कम नहीं होती। यहाँ तक कि टोपी के स्वाभिमानी रुख को देखकर वे अपना कुत्ता उसके पीछे छोड़ देते हैं। इस प्रकार उसमें दोस्ती नहीं विकसित हो पाती। दोस्ती न होने का दोष कलेक्टर के बेटों का है, टोपी का बिल्कुल नहीं। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा बच्चों। और आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।